बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप पहले कवर कर चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको दिए, उन लेक्चर्स की चूंकि रिवीजन चल रही है तो इसलिए हम इस टॉपिक को वंस अगेन जो रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आपने सी लैंग्वेज में किस तरह से परफॉर्म करनी है, उसके लिए हमारे पास सी इन का जो ऑब्जेक्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट थी उसके लिए आपको पता है कि सी आउट का जो ऑब्जेक्ट था वो हमने इस्तेमाल किया था। उसकी काफ़ी जो आपने प्रैक्टिस भी कर ली है। तो जो सी प्लस प्लस के अंदर जो सी इन स्ट्रीम है, वो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, जिसको आईओ स्ट्रीम का नाम दिया जाता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उस हेडर फाइल के अंदर जो सी इन का ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है। इससे जब भी आपने सी इन या सी आउट करना है तो आपको आईओ स्ट्रीम जो हो अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो सी आउट है उसमें इंसर्शन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, तो जो सी इन है उसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो आपने इन दोनों ऑपरेटर्स के नाम याद रखने हैं। जो सी आउट है उसमें इंसर्शन ऑपरेटर्स कहा जाता है और उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, जबकि जो सी इन है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स इनको कहा जाता है और ये बिल्कुल सी आउट के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले इंसर्शन ऑपरेटर थे उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फिर उसके बाद सी इन में आपने किसी न किसी वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आप इनपुट परफॉर्म करना चाहते हैं। बेसिकली जो सी इन ऑपरेटर है, जो सी इन ऑब्जेक्ट है, वो यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि जब भी आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि कंसोल पे यूजर अपनी मर्जी की कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करे, तो वो वैल्यू इनपुट करने के लिए हम सी इन का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तरीकेकार इसका क्या है, आपने सी इन लिखना है और फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स यूज करने हैं और उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स है ये इनको जो ब्रीफ किया गया यहाँ पर। सी इन जो बेसिकली ऑब्जेक्ट का नाम है स्टैंडर्ड इनपुट परफॉर्म करने के लिए, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं और फिर वेरिएबल का नाम है। तो आप जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो कंसोल पे आपसे इनपुट डिमांड की जाएगी कि आप कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करें। सो जब आप कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स और एक्स करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो कंसोल पे जो आप वैल्यू इनपुट करेंगे वो वैल्यू एक्स के अंदर स्टोर कर दी जाएगी और उस एक्स की वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो फॉर्मेट है कि एक वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू इनपुट करनी है। जो सेकंड फॉर्मेट है उसमें यह है कि आपने एक से ज्यादा वेरिएबल्स को किस तरह से हैंडल करना है। तो आप अगर 2 या 3 वेरिएबल्स में इकट्ठी इनपुट लेना चाहते हैं तो आपने उन वेरिएबल्स में सेपरेशन के तौर पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स लाजमी लगाने हैं। यानी सी इन तो आपने वन टाइम लिखना है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, फिर आपने ए लिखना है यानी पहला वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, सेकंड वेरिएबल का नाम, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, थर्ड वेरिएबल का नाम। तो ये आपसे एट वंस 3 वेरिएबल्स से जो वो इनपुट ली जाएगी। आप पहली वैल्यू एंटर करेंगे, पहली वैल्यू लिखने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है, तो वो जो पहली वैल्यू होगी वो एक के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी जब तक आप वैल्यू एंटर करने के बाद एंटर नहीं प्रेस करते तब तक वो वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो वो वैल्यू आप स्टोर नहीं करेंगे।
तो पहली वैल्यू एंटर करने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। जब आप वो सारी वैल्यू लिख लें और एंटर की प्रेस कर देंगे तो वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू लिखनी है। ये बेसिकली जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर आपने जो सेकंड वैल्यू लिखनी है, सेकंड वैल्यू लिखने के बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद कर्सर जो है वो थर्ड लाइन पे चला जाएगा और वहां जो आप वैल्यू लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू थर्ड वेरिएबल यानी सी के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर एक ही लाइन में इनपुट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप 1 by 1 करना चाहते हैं तो 1 by 1 कर लें और अगर एडवांस करना चाहते हैं तो आप एडवांस भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने 3 वैल्यूज इनपुट करनी है तो आप इस एग्जाम्पल को देख लें जिसमें 3 वैल्यूज इनपुट की गई हैं और अगर आपने 1 by 1 करना है तो फिर आप 1 by 1 भी जो हो कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से ये एक सिंगल वैल्यू जो हो इनपुट करने की एग्जाम्पल दी गई है। तो ये हमारी मर्जी होती है कि हम 1 by 1 वैल्यूज जो हो गेट करना चाहते हैं सी इन को यूज करते हुए, या हम एक ही लाइन में जो हो तमाम वैल्यूज जो हो इनपुट करने की कमांड लिखना चाहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आपने इस तरह से करना है सी इन ए सेमीकोलन, सी इन बी सेमीकोलन, सी इन सी सेमीकोलन, तो वो भी 3 वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज आपसे गेट करेगा और इस तरह भी जो हो ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं उनके अंदर वैल्यूज गेट कर लेगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके अंदर वो कहता है कि आपने अपना नेम इनपुट करना है, एज इनपुट करनी है और एड्रेस इनपुट करना है। तो देखिए उसने 3 वैल्यूज जो वो आपसे डिमांड की हैं कि आपने ये वैल्यूज इनपुट करनी है। तो नेम अगर आप इनपुट करना चाहते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके लिए आपको 1 से ज्यादा कैरेक्टर्स एंटर करने हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में आपने लेंथ मेंशन करनी है कि कितने कैरेक्टर्स जो वो हम इनपुट करेंगे। फिर एज है कि एज आपने इनपुट करनी है तो डेफिनेटली जो एज होती है वो इंटीजर फॉर्म में होती है। उसके बाद एड्रेस है तो एड्रेस के अंदर भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं और वो 1 से ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों को अपनी इस इनपुट को देखते हुए आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं कि किस तरह से आप किसके अंदर क्या क्या जो वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं। तो ये दोनों हेडर फाइल्स जो वो इंक्लूड की गई हैं। इंक्लूड करने के बाद ये देखें पहला वेरिएबल लिया गया है नेम का जिसके अंदर 25 कैरेक्टर्स हैं। फिर इसी तरह से सिटी का वेरिएबल ले लिया गया या एड्रेस का वेरिएबल ले लिया गया जिसके अंदर 30 कैरेक्टर्स हमने कहा कि स्टोर हो जाएंगे। और तीसरा इंटीजर एज का वेरिएबल ले लिया गया चूंकि एज जो न्यूमेरिक होती है और किसी की एज मेरा ख्याल है शायद इस तरह से नहीं लिखी जाती कि 20.50 है जी इसकी एज, तो 20 इयर्स होते हैं, 21 इयर्स होते हैं। इस तरह से जो वो एक इंटीजर फॉर्म के अंदर ये तमाम वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो देखें सबसे पहले तो एक सी आउट की स्टेटमेंट यूज की गई है एंटर योर एज। बेसिकली जो एंटर योर एज है ये एक तरह से यूजर को मैसेज जाना है और जब आप ये मैसेज दे लेंगे तो फिर उसके बाद सी इन स्टेटमेंट को यूज किया गया। तो जो सी आउट स्टेटमेंट है उसमें इंसर्शन ऑपरेटर लगाए गए हैं और एंटर योर एज ये एक यूजर को मैसेज दिया गया और उसके बाद हमने सी इन का ऑपरेटर जो वो ऑब्जेक्ट यूज किया है और उसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को जो वो इस्तेमाल करते हुए आगे वेरिएबल का नाम लिख दिया। क्योंकि यही मैंने आपको सिंटैक्स बताया, लिहाजा क्या होगा कि ये लाइन आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा सी इन की वजह से और जो आप यहाँ वैल्यूज लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे वो वैल्यू इस एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी जाएगी।
फिर उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जो ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एंटर योर फर्स्ट नेम। एंटर योर फर्स्ट नेम इसी तरह से जो वो लिखा जाएगा और उसके बाद सी इन में आपने लिखा हुआ है नेम जिसके अंदर 25 करेक्टर्स आप एंटर कर सकते हैं। सो जो 25 करेक्टर्स आपने इनपुट करने हैं यहाँ पर आपने जो भी नाम लिखना है वो नेम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो थर्ड लाइन जो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी जिसमें लिखा हुआ एंटर योर सिटी या एंटर योर एड्रेस और उसके बाद फिर सीन का ऑब्जेक्ट है और आपके वेरिएबल का नाम है। तो जो वेरिएबल के अंदर जो आप डेटा स्टोर करेंगे वो सिटी के या एड्रेस के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। अब इसमें ये करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हम स्टोर करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ऐसा नेम यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि 25 कैरेक्टर से लेंथी है या ऐसा एड्रेस लिख देता हूँ जो कि 30 कैरेक्टर से ज्यादा लेंथी है, तो फिर क्या होगा कि जो फर्स्ट 30 कैरेक्टर्स होंगे एड्रेस के सिर्फ उनको स्टोर किया जाएगा। इसी तरह से जो फर्स्ट 25 कैरेक्टर्स होंगे नेम के अंदर उनको सिर्फ स्टोर किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर फैसलाबाद लिखा हुआ है और फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पर 30 नहीं बल्कि मैंने 5 लिखा, फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पर सिटी में 5 लिखा है, तो क्या होगा कि फर्स्ट जो 5 कैरेक्टर्स हैं सिर्फ वो जो इसके अंदर स्टोर होंगे, बकिया जो लेटर्स हैं वो इसके अंदर स्टोर नहीं होंगे क्योंकि हमने सिर्फ उसको 5 कैरेक्टर्स की लेंथ बताई है। तो इसलिए ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप कितने इनपुट जो वो एंटर करना चाहते हैं, जितने आपकी इनपुट होगी उससे 5-7 कैरेक्टर्स जो वो ज्यादा जो वो आप यहाँ पर मेंशन करें ताकि हमारी पूरी इनपुट जो वो हमारे उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सके। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर दिया गया है कि आपने इतने कैरेक्टर्स इनपुट करने हैं मैक्सिमम, या आपने लिमिट रखनी है कि इतने जो वो 20 कैरेक्टर जो वो नेम के अंदर स्टोर होने चाहिए, तो फिर नेम में आपने यहाँ पर 20 ही लिखना है। सम टाइम होता है कि एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स जो वो आप उसमें जो लिमिट रखना चाहते हैं। उसके बाद ये जो 3 लाइंस हैं सी आउट स्टेटमेंट के अंदर, सिंपल योर नेम इज, ये लाइन वैसी की वैसी लिखी जाएगी, आउटपुट स्टेटमेंट है। और उसके बाद आपको पता है कि जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स में, तो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो वैल्यू जो वो आगे लिख दी जाती है। तो ये सिंपल जो हमारे वेरिएबल्स के अंदर जो हमने अपनी वैल्यूज इनपुट की थी उन वैल्यूज को यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले किया गया है और जो हो इसमें कोई जो हो एज सच वर्किंग जो हो नहीं है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें उसने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपने C++ के अंदर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को किस तरह से मेंशन करना है। तो जो सी आउट है वो बेसिकली आउटपुट स्टेटमेंट है और जो सी इन है वो क्या है, वो इनपुट स्टेटमेंट है। इसमें ये देखें, अगर आप ये सी आउट की स्टेटमेंट नहीं देते और आप डायरेक्ट यहाँ पर सी इन एज लिख देते हैं तो ये जो आपको कंसोल नजर आनी है उस कंसोल पे बिल्कुल एम्प्टी जो वो स्पेस होगी और वहां पर कर्सर ब्लोइंग कर रहा होगा, तो यूजर को कुछ भी पता नहीं चलेगा वहां पर कि उसने इनपुट क्या करना है। लिहाजा इनपुट स्टेटमेंट से पहले एक आउटपुट मैसेज जो यूजर को दे दिया जाता है कि आपने ये चीज जो वो इनपुट करनी है। तो इसलिए हर इनपुट से पहले हम कोई ना कोई उसको आउटपुट मैसेज दे देते हैं सी आउट के अंदर ताकि यूजर को ये पता चल जाए कि मैंने ये चीज जो वो इनपुट करनी है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने 3 नंबर्स एंटर करने हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर और फिर सी इन के अंदर आप पहले वेरिएबल का नाम बता दें। लेट्स सपोज अगर आप ए बताते हैं, फिर उसके बाद एंटर सेकंड नंबर और सी इन में जो आप ए के बाद जो बी बता दें यानी सेकंड वेरिएबल का नाम, फिर एंटर थर्ड नंबर, तो इसमें आप सी इन के अंदर सी यानी थर्ड वेरिएबल का नाम बता दें। या आप यूं भी कर सकते हैं कि एंटर 3 नंबर्स
और जो पिछली एग्जांपल मैंने आपको बताई कि जिसमें आपने इकट्ठा सी इन के अंदर ए एक्सेप्शन ऑपरेटर बी एक्सेप्शन ऑपरेटर सी, तो ये फिर एट वंस चूंकि आपने पहले ही यूजर को मैसेज दे दिया है कि एंटर 3 नंबर्स, तो यूजर ने 3 नंबर्स एंटर करने हैं, तो बार बार जो यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है, यूजर को मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि अब आप पहला नंबर एंटर करें या अब आप दूसरा नंबर एंटर करें या अब आप तीसरा नंबर एंटर करें। ये सिर्फ उस सूरत में होता है 1 by 1 कि जब आपने हर लाइन पे यूजर से डिफरेंट इनपुट जो वो लेनी, क्योंकि यहां पर हमने एज लेनी थी, यहां पर हमने उसका नाम लेना था, यहां पर हमने उसका सिटी लेना था, तो ये हम इकट्ठा नहीं जो वो मेंशन कर सकते कि एंटर योर एज योर नेम एंड सिटी, तो फिर यूजर का कोई पता नहीं है कि यूजर हो सकता है कि आपने यहाँ पर जो सीन की स्टेटमेंट लिखी उसमें आपने पहले एज दे दिया, फिर नेम दे दिया, फिर आपने सिटी दे दिया, हो सकता है यूजर जब इनपुट करे तो वो पहले अपना नेम लिख दे, वो एज ना लिखे। इस तरह तो आप बाउंड कर रहे हैं ना कि एंटर योर एज तो यूजर ने सिर्फ एज ही लिखनी है, एंटर योर नेम तो यूजर ने सिर्फ नेम ही लिखना है, लेकिन आप इकट्ठा अगर ये तीनों चीजें मेंशन कर देते हैं तो फिर यूजर का कोई पता नहीं है कि वो पहले कौन सी चीज एंटर करता है। और अगर वो एज की बजाय वहां पर नेम एंटर कर देता है तो नेम जो कि करेक्टर टाइप का है और वो इस एज जो कि ये इंटीजर टाइप की है, इसके अंदर आपके करेक्टर्स जो वो स्टोर नहीं होंगे, प्रोग्राम जो वो रन टाइम पे एक एरर जो जनरेट करेगा और वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए जब हमने हर लाइन पे डिफरेंट इनपुट यूजर से लेनी होती है तो फिर हम एक एक लाइन पे जो यूजर को मैसेज देते हैं, लेकिन अगर तीनों इनपुट्स इकट्ठी जो वो हमने वहां पर लिखनी है वो तीनों जो वो सेम टाइप की हैं, तो फिर आप एक ही लाइन में भी सारी वेरिएबल्स की जो इनपुट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये अगेन एक और जो उसने एग्जांपल दी है जिसके अंदर उसने कुछ अमाउंट जो वो कैलकुलेट की है, इंटरेस्ट रेट वगैरह कैलकुलेट किया है। तो इसमें देखें उसने वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम, तीनों जो है वो बेसिकली क्या थे, सेम ही डेटा टाइप के थे, लेकिन इसमें अब क्या करना है कि यूजर ने हर हाल में पहले प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करनी है, वो पी के अंदर स्टोर होगी, फिर रेट एंटर करना है वो आर के अंदर स्टोर होगा, और टाइम एंटर करना है वो टी के अंदर स्टोर होगा। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला लगाया गया है कि पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, तीनों वैल्यूज जो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद 100 पे डिवाइड हो रही हैं। फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो चूंकि यूजर ने पी के अंदर स्टोर की, तो हमने यहाँ पर मैसेज भी दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट और आगे पी की वैल्यू डिस्प्ले कर दी जाए। आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो आप लिखते हैं वो मैसेज एज इट इज जाता है, जबकि इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की जाती है। फिर उसके बाद आपने रेट बताया कि आर के अंदर स्टोर था, फिर टाइम बताया, फिर टी के अंदर स्टोर था। तो अब यूजर फर्ज करें कि यहाँ पर वो प्रिंसिपल अमाउंट एंटर नहीं करता, वो पहले रेट एंटर कर देता है, फिर टाइम एंटर कर देता है, फिर प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करता है, लेकिन यहां पर देखें मल्टीप्लाई तो तीनों नहीं होना है। तो यहां पर ये जो आउटपुट में आपने वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं वो फिर पी की बजाय यहां पर क्या डिस्प्ले कर देगा, वो यहां पर रेट एंटर कर देगा, यहां पर वो टाइम एंटर कर देगा, हालांकि हमने मैसेज उसको रेट का दिया, और यहां पर जहां पर टी लिखा हुआ है यहां पर वो प्रिंसिपल अमाउंट जो वो एंटर कर देगा। तो इससे अगर आप यूजर को बाउंड करना चाहते हैं कि एक एक मैसेज के अगेंस्ट यूजर से जो वो इनपुट ली जाए, कि यूजर पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो वो एंटर करे और आप सीन में पी लिखते हैं, फिर आप सेकंड लाइन में लिखते हैं एंटर रेट और सी इन के अंदर जो वो आर लिखते हैं, फिर आप सी आउट के अंदर आप लिखते हैं कि एंटर टाइम, और फिर उसके बाद जो वो आप सीन में टी लिखते हैं। तो इस तरह से फिर वो 1 by 1 यूजर को मैसेज जाएगा और यूजर बाउंड होगा कि वो उसके अंदर वही वैल्यू एंटर करे जो हमने उसको कहा है। लेकिन जब इकट्ठा आप उसको एक मैसेज दे देते हैं तो सम टाइम यूजर से कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो इसके लिए ये यूजर को जो वो बाउंड रहना होगा कि हर हाल में वो पहले प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करे, फिर रेट एंटर करे, फिर टाइम एंटर करे।
उसके बाद अगेन हमारे पास जो वो एक और एग्जांपल है, उसको भी आप देख लें, जिसके अंदर उसने जो करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स हमने इनपुट करने हैं, उन करेक्टर्स के अगेंस्ट जो उनका आस्की कोड है वो हमें डिस्प्ले करना है। उसके लिए क्या किया गया है, करेक्टर और आगे करेक्ट के नाम का एक वेरिएबल लिया गया है। चूंकि प्रोग्राम ये था कि इनपुट अ करेक्टर एंड डिस्प्ले इट्स आस्की कोड, एंटर आपने करना है एक करेक्टर और उस करेक्टर का जो आस्की कोड है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लिहाजा इसके लिए क्या किया गया, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया गया और उसका नाम रखा गया क्रैक। आप करेक्टर लेटर भी रख सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जो मैंने आपको वेरिएबल के नेम के रूल्स बताए थे, उन रूल्स के मुताबिक आप कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ पर रख सकते हैं। एंटर द करेक्टर, ये यूजर को मैसेज आएगा और फिर सी इन के अंदर आपने लिखा है क्रैक, यानी वेरिएबल का नाम। अब सबसे पहले ये यूजर को मैसेज आना है और उसके बाद जो आपने लेटर इनपुट करना है वो लेटर इस क्रैक के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, हमने चूंकि इस लेटर का जो आस्की कोड है वो हमने गेट करना था, हमने न्यूमेरिक वैल्यू इसकी गेट करनी थी, तो इसके लिए हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, इंटीजर num1। और चूंकि ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, इसे ये क्या करेगा कि इस कैरेक्टर का जो आस्की कोड है, यानी जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, वो वैल्यू जो वो इस num1 के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। उसके बाद फिर हमने यूजर को सिंपली मैसेज दिया है कि द आस्की कोड फॉर क्रैक, कि जो आस्की कोड है, देखें ये इंसर्शन ऑपरेटर्स लगाए गए हैं और इसमें लिखा गया है क्रैक। लिहाजा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो स्ट्रिंग है, ये तो वैसे का वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा द आस्की कोड फॉर यहाँ तक। और उसके बाद ये जो क्रैक यानी कि जो वेरिएबल का नाम है, उस वेरिएबल के नाम की बजाय यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सी आउट में जब आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है, जबकि अगर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू आपने स्टोर की होती है वो वैल्यू जो है डिस्प्ले की जाती है। फिर उसके बाद अगेन हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है इज, तो इस कैरेक्टर की इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद इज ये वैसे का वैसे ही आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है num1, यानी जिसके अंदर इस कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर थी जो हमने इनपुट की है, तो num1 के अंदर जो वैल्यू होगी उसकी, यानी उस कैरेक्टर का जो आस्की कोड होगा वो एक्चुअली इसके अंदर स्टोर किया जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। फिर उसके बाद डॉट जो वो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लगाया है, तो यहाँ पर ये डॉट भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद एंड लाइन है तो ये लाइन एंड हो जाएगी। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में वो आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैरेक्टर इनपुट करने के बाद उसको किसी ना किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली चूंकि वेरिएबल की टाइप इंटीजर होगी, लिहाजा कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म के अंदर स्टोर करके तो डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर उसके बाद इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको आप देख लें, जिसमें उसने कोशेंट और रिमाइंडर जो डिस्प्ले किए हैं। यहाँ भी उसने एक सिंगल लाइन के अंदर इनपुट ली हुई है कि सी आउट के अंदर लिखा एंटर डिविडेंड एंड डिवाइजर, क्या आपने डिविडेंड और डिवाइजर जो वो आपने लिखना है, और डिविडेंड और डिवाइजर को जो वो फिर उसने यहाँ पर डिवाइड के साइन के साथ उसने बताया कि जो डिविडेंड है वो डिवाइड होगा डिवाइजर के साथ और जो रिजल्ट आएगा वो क्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। जबकि डिविडेंड मॉडुलस डिवाइजर लिखा हुआ है तो जो रिमाइंडर है वो आर के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो डिवाइड का रिजल्ट होता है वो बेसिकली यानी जो कोशेंट होता है वो आपको पता है कि ये डिवाइड के ऑपरेटर
से जो हमें डिस्प्ले किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर होता है वो हमें ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये जो वो रिटर्न करता है। लिहाजा हमने ये दोनों वेरिएबल्स क्यू कोशेंट के लिए, कोशेंट की वैल्यू के लिए, और आर जो है वो उसके रिमाइंडर की वैल्यू के लिए जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और फिर कोशेंट और रिमाइंडर दोनों को जो यहाँ पर डिस्प्ले करती है। यही जो दो लाइनें उसने यहाँ पर लिखी हैं, आप इनको 4 लाइनों में भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसा कि एंटर डिविडेंड और सी इन में आप डिविडेंड की वैल्यू ले लें, फिर उसके बाद आप थर्ड लाइन में लिखें एंटर डिवाइजर और सी इन और डिवाइजर, तो फिर अलग अलग जो वो आप वैल्यूज लेंगे। इस तरह से यूजर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए और वो 20 और 3 एंटर करने की बजाय 3 और 20 एंटर कर दे, यानी जो डिवाइजर है वो पहले एंटर कर दे और जो डिविडेंड है वो बाद में एंटर कर दे, तो जो रिजल्ट है वो सारा जो वो आपका खराब हो जाएगा। यानी डिवाइजर पहले आ जाएगा इसमें और डिविडेंड जो वो बाद में आ जाएगा। फिर यूजर को अगर आप बाउंड करना चाहते हैं कि डिविडेंड अलग एंटर करे और डिवाइजर अलग एंटर करे, तो फिर आपको ये अलग अलग लाइंस के अंदर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर वो वैल्यूज जो वो स्वैप कर रहा है, जो कि उसने अलग अलग जो वो यूजर से इनपुट ली हुई है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, सी इन में ए और ए के अंदर वैल्यू एंटर कर ली, एंटर द सेकंड नंबर और फिर सी इन के अंदर बी की वैल्यू इनपुट करती है। उसके बाद हम ये जो चारों लाइनें हैं हम ये 2 लाइंस के अंदर भी कर सकते थे, यानी एंटर 2 नंबर्स और सी इन के अंदर ए फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और बी। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से जो इसको करते हैं। अगर तो आपने बंच ऑफ नंबर्स एंटर करने हैं और उन नंबर्स की डेटा टाइप भी सेम है और वो मैटर नहीं करते कि यूजर जो वो कौन सी वैल्यू पहले एंटर करता है और कौन सी जो बाद में एंटर करता है, तो आप ये एट वंस भी कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं हमारी वैल्यूज जो हो यूजर जो हो उनका सीक्वेंस चेंज कर सकता है, कुछ वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो पहले एंटर कर दे, लाइक जिस तरह से डिविडेंड और डिवाइजर की वैल्यू है, तो उसमें फिर हमारी जो आउटपुट है वो रॉन्ग हो सकती है। तो फिर बेहतर है कि आप उसको लाइन बाय लाइन जो वो करें कि अलग अलग जो वो यूजर से इनपुट लें, ताकि यूजर से अलग अलग जो वो इनपुट लेने के बाद आपकी जो आउटपुट है वो आपको सही तरह से डिस्प्ले की जा सके। तो फिर ये दोनों वैल्यूज जो वो पहले यूजर को डिस्प्ले की गई हैं और ये दोनों वैल्यूज जो यूजर को डिस्प्ले करने के बाद फिर आपने एक टेम्प का वेरिएबल ले लिया। पहले आपने ए की वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर किया है, फिर उसके बाद ए इक्वल टू बी कर दिया है, यानी ए की जो वैल्यू थी वो बी के अंदर स्टोर हो गई। और आपको याद है कि जो ए की वैल्यू वो हमने टेम्प के अंदर स्टोर की हुई है, लिहाजा बी इक्वल टू टेम्प करेंगे तो ये दोनों की आपस में वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी करवाया था कि 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो आप बी की वैल्यू ए के अंदर स्टोर करना चाहते हैं और ए की वैल्यू बी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, यानी उनकी आपस में जो वैल्यूज हैं उनको स्वैप करना चाह रहे हैं। तो फिर उसके लिए आप जो हो इसको स्वैपिंग का ये एक प्रोग्राम बनाया जो कि थर्ड वेरिएबल को बेस बनाते हुए वैल्यूज जो हो आपसे जो ए और बी की वैल्यूज थी वो उनको स्वैप किया गया। इसी तरह से 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर आप स्वैप करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम भी मैंने आपको जो वो बताया था कि वो किस तरह से जो वो स्वैप किया जाता है उनको। फिर उसके बाद ये उसने बगैर थर्ड वेरिएबल के उसने स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि अगर आप विदाउट थर्ड वेरिएबल जो स्वैपिंग जो वो करना चाहते हैं कि किस तरह से जो वो वैल्यूज जो हो आपकी एक दूसरे वेरिएबल के अंदर जो वो स्टोर होंगी, तो वो भी जो वो यहाँ पर प्रोग्राम बना हुआ है। ये फॉर्मूला आपने ज़हन-नशीं कर लेना है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी पहले दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड कर दिया गया है, फिर उसके बाद y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, x में से y की वैल्यू माइनस कर दिया है, तो वो बेसिकली जो x की वैल्यू होगी वो y के अंदर स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह से x माइनस वाई है तो x माइनस वाई के अंदर जो अब आप y की वैल्यू जो वो माइनस करेंगे तो फिर जो x की वैल्यू होगी वो जो y की वैल्यू होगी वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी।
इसकी एग्जाम्पल मैं आपको मैंने बताई हुई है। पिछले जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपको ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आप इसको अपनी कॉपी पे जो वो कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से देखें कि x के अंदर 2 है और y के अंदर 3 है, तो 2 + 3 x के अंदर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो 5 माइनस y के अंदर क्या है, 3, तो 5 - 3, तो जवाब क्या आएगा, 2। तो 2 एक्चुअली क्या था, वो x की वैल्यू थी, वो y के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब 5 माइनस y की वैल्यू तो 2 हो गई है, तो 5 - 2 करेंगे तो जो 3 होगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों की जो वैल्यूज हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, सी इन और सी आउट की बुक से मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी। अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो डिस्कस किए थे, मैं इसमें एक प्रोग्राम बनाने लगा हूँ। उस प्रोग्राम को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इनपुट किस तरह से परफॉर्म करनी है। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा जो हो अगेन मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से आपने इनपुट लेनी है। मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें हम नेम को इनपुट करेंगे, हम आपका रोल नंबर इनपुट करेंगे, हम एड्रेस जो वो इनपुट करेंगे, हो सकता है हम कोर्स जो वो आपका इनपुट करें, और फिर उसके बाद हम कुछ मार्क्स की डिटेल जो वो इसमें इनपुट करेंगे, और फिर उसका कुछ सम कैलकुलेट करेंगे, और 10 मार्क्स और उसकी जो परसेंटेज वगैरह है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जिन स्टूडेंट्स के अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि आपने नेम इनपुट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम करेक्टर टाइप का वेरिएबल हम एक ले लेंगे जिसकी लेंथ जो वो हमने मेंशन करनी है। लाइक जैसे मैं NAM का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि 20 करेक्टर्स जो वो यहाँ पर इनपुट किए जाएंगे। कि नेम के मैक्सिमम कितने करेक्टर्स इनपुट किए जाएंगे, 20 करेक्टर्स इनपुट किए जाएंगे। 20 करेक्टर्स के बाद जो करेक्टर्स आप कंसोल पे इनपुट करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होंगे। नेम के बाद फिर मैंने आपको बताया कि हम कोर्स जो वो कोर्स आपका एंटर करना चाहते हैं, तो कोर्स के नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, और मैंने बताया कि जो कोर्स है वो 5 करेक्टर्स का जो वो मैक्सिमम होगा, या मैं कह देता हूँ कि ये मैक्सिमम 10 करेक्टर्स का होगा ताकि हमारे करेक्टर्स मिस ना हो। फिर इसी तरह से एड्रेस या सिटी का एक वेरिएबल ले लेते हैं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर 15 करेक्टर्स ले लेता हूँ कि 15 करेक्टर्स का जो वो मैक्सिमम इनपुट जो वो स्टोर की जाएगी। तो जो ऐसे वेरिएबल्स थे जिनमें हमने लेटर्स इनपुट करने थे, यानी जो स्ट्रिंग टाइप जो वेरिएबल्स थे, उनको मैंने एक लाइन के अंदर ही यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। आप चाहें तो इनको 3 अलग अलग लाइनों में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हर लाइन पे फिर आपको करेक्टर लिखना पड़ेगा। तो आमतौर पर जो सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक ही लाइन के अंदर इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद रोल नंबर के लिए, चूंकि रोल नंबर जो है उसके अंदर किसी किस्म का कोई पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है रोल नंबर, बगैर फ्लोटिंग पॉइंट के जो ये वैल्यूज होती हैं, तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर एक वेरिएबल जो वो डेटा टाइप जो वो यहाँ पर रख ली है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने स्टूडेंट के हवाले से जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उनको हमने यहाँ पर इनपुट करना है, तो फिर उसके लिए भी हमें वेरिएबल्स के नाम लेने पड़ेंगे जो कि सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे इनपुट करेंगे। उसके लिए मैं एक उर्दू का वेरिएबल ले लेता हूँ, एक इंग्लिश का वेरिएबल ले लेता हूँ, मैथ का वेरिएबल ले लेता हूँ। फिर उसके बाद
आपने जो जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं वो आप सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो वो सारे जो आप जो इनपुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट की और मार्क्स लिख लेता हूँ और वो है कंप्यूटर की, और उसके बाद जो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपने चूंकि इन सारे मार्क्स को सम अप करना है तो उसके लिए ऑब्टेन्ड के नाम का भी एक वेरिएबल ले लेता हूं, ओबीटी के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद चूंकि आपने परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, और परसेंटेज में आपको पता है कि हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो आमतौर पर जब डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आता है वो हो सकता है कि पॉइंट के अंदर आ जाए। तो फिर जो परसेंटेज की डेटा टाइप है वो इंटीजर रखने की बजाय मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, फ्लोट रखता हूँ और परसेंटेज। फिर इसी तरह से अगर आपने स्टूडेंट का ग्रेड जो वो कैलकुलेट करना है, तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए चूंकि ग्रेड जो होता है वो एक सिंगल लेटर का होता है, ए ग्रेड है आपका, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है या डी है, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पर ये जो करेक्टर नाम के हमने वेरिएबल्स लिए थे, मैं यहाँ पर एक ग्रेड के नाम का भी वेरिएबल ले लेता हूँ। अब चूंकि मैंने यहाँ पर लेंथ मेंशन नहीं की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो ग्रेड है उसके अंदर सिर्फ एक लेटर जो हो मैं मैक्सिमम स्टोर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं करेक्टर्स इस ग्रेड के वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको लेंथ नहीं बताई और मैंने स्टोर भी इसके अंदर एक लेटर ही करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसकी लेंथ मेंशन नहीं की। क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा करेक्टर्स हमने इनपुट करने थे, इसलिए हमने इन वेरिएबल्स की जो वो लेंथ मेंशन कर दी है कि नेम के वेरिएबल के अंदर 20 करेक्टर्स मैक्सिमम एंटर होंगे, कोर्स के वेरिएबल के अंदर 10 करेक्टर्स एंटर होंगे और सिटी के वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम 15 करेक्टर्स इनपुट किए जाएंगे। और उसके बाद जो ग्रेड का वेरिएबल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ही जो वो एंटर होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पर जो उसकी लेंथ मेंशन नहीं की। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आप अपनी इनपुट को सामने रखते हुए वेरिएबल्स को प्रॉपरली जो वो डिफाइन कर लें कि आपने इतनी इनपुट करनी है और आपकी इनपुट की टाइप ये है। तो ये इसी तरह के हमारे वेरिएबल्स जो हो बनेंगे, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट परफॉर्म करेंगे। अब आपने यूजर को मैसेज देना है और फिर यूजर ने जो वो इनपुट करनी है, तो लिहाजा अगर मैं यहां पर कोई सी आउट की स्टेटमेंट यूज नहीं करता और यूजर को कोई मैसेज नहीं देता, तो डायरेक्ट अगर मैं सी इन की स्टेटमेंट यूज करना शुरू कर देता हूं, तो जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा और यूजर को पता नहीं चलेगा कि उसने यहां पर क्या लिखना है। तो इसलिए हमेशा बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप यूजर से इनपुट लेने से पहले यूजर को कोई ना कोई मैसेज कन्वे करें कि यूजर ने ये वैल्यू जो वो इनपुट करनी है। तो अब मैं अगर आपका रोल नंबर एंटर करना चाहता हूं सबसे पहले, तो मैं यहां पर सी आउट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिख देता हूं, एंटर योर रोल नंबर। उसके बाद अब ये मैसेज सबसे पहले यूजर को डिस्प्ले होना है, एंटर योर रोल नंबर, और इसके बाद मैं सी इन का ऑब्जेक्ट यूज करता हूं और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स के अंदर मैं आगे रोल नंबर का जो वेरिएबल लिया हुआ है उसको लिख दूंगा। तो ये इतना काम करने से क्या होगा कि सबसे पहले ये मैसेज आएगा और ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद इस कमांड की वर्किंग खत्म हो जाएगी। सी आउट की वर्किंग इतनी है कि न्यू लाइन पे आपको ये एक लाइन जो यहां पर लिखी हुई नजर आनी है जिसमें ये लिखा होगा कि एंटर योर रोल नंबर। उसके बाद सी इन की वर्किंग शुरू हो जानी है और सी इन की वर्किंग में क्या लिखा हुआ है, हमने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। सो जो भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे वो रोल नंबर के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। उसके बाद अगेन सी आउट के अंदर
मैं यहां पर लिखता हूं एंटर योर नेम और सी इन में मैंने लिख दिया है नेम। नेम का वेरिएबल था, नेम के वेरिएबल के अंदर यूजर का नेम जो इनपुट होना है। फिर उसके बाद कोर्स यूजर का जो पूछ लेते हैं, या आप सिटी उसका जो पूछ लें, सी आउट एंटर योर सिटी नेम। फिर उसके बाद सी इन और हम यहां पर सिटी के वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद कोर्स यूजर का पूछते हैं, सी आउट एंटर योर कोर्स नेम, और कोर्स नेम एंटर करने के बाद सी इन में कोर्स लिखते हैं। लिहाजा ये जो हमारे जो यूजर के हवाले से जो वर्किंग थी वो कंप्लीट हो गई कि उसका नेम हमने एंटर कर दिया, हमने उसका रोल नंबर एंटर कर दिया, हमने कोर्स एंटर कर दिया और सिटी एंटर कर दिया। अब ये भी कर सकते हैं कि जो नेम और जो उसका सिटी है उसके बाद उसका रोल नंबर और फिर उसका जो कोर्स है वो पूछ लिया जाए। यानी जो उसकी प्रोफाइल है, जो उसकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो पहले एंटर कर ली जाए, फिर उसकी जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है फिर वो एंटर कर ली जाए। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि यूजर को एक मैसेज मिले और उस मैसेज में क्या हो कि एक खाली लाइन जो वो लिखी हुई यूजर को मिले, बस। यानी जब हम ये काम कर दें तो ये काम करने के बाद एक लाइन लग जाए और लाइन लगने के बाद फिर वो हमसे उसके मार्क्स की आउट इनपुट जो वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। आपने यहां पर लिखना है सी आउट एंटर उर्दू मार्क्स सी इन और उसके बाद उर्दू लिख लेंगे आप। ये मैंने एक हेडिंग यहां पर डिस्प्ले कर दी है कि ये लाइन डिस्प्ले होने के बाद स्टूडेंट मार्क्स की एक हेडिंग दी जाएगी और फिर उसके बाद स्टूडेंट से उसके जो मार्क्स हैं वो इनपुट कर लिए जाएंगे। बेसिकली जो सी लैंग्वेज C++ का प्रोग्राम होता है उसमें आपने अपनी आउटपुट खुद से जो हो मैनेज करनी होती है। आपने खुद से उसका सारा फॉर्मेट सेट करना होता है कि किस तरह से जो हो ये आपकी आउटपुट जो हो आपको डिस्प्ले की जाएगी। तो इस पर आपको कमांड तब आएगी जब आप ये प्रोग्राम को ओपन करके उस पर काम करेंगे। अदरवाइज जो हो फिर आपको इसकी जो आउटपुट है उस पर जो हो कोई इतनी अच्छी कमांड जो हो नहीं आ सकेगी कि किस तरह से जो आपने उसकी आउटपुट सेट करनी है। सो जितने भी आपके यहाँ पर मार्क्स आपने रखे हुए हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है, आपने ये 1 by 1 यहाँ पर मेंशन करने हैं। मैं इसको सिंपली कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ
और बाद में मैं इसको चेंज कर लूंगा। इंग्लिश, तो मैं यहां पर इंग्लिश के वेरिएबल का नाम लिख देता हूं। फिर उसके बाद मैथ, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, और फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा जी, देखें जो हमने वेरिएबल्स के नाम लिखे थे, यहां पे मैंने ENG लिखा था इंग्लिश के लिए, COMP लिखा है कंप्यूटर के लिए, तो वही नेम मैंने C इन के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन C आउट के अंदर मैंने ये नाम पूरा लिखा है, क्योंकि C आउट जो है उसमें जो भी आप लिखते हैं वो एज इट इज वहां पर लिख दिया जाता है। लेकिन यहां पर आपने इंग्लिश पूरा नहीं लिखना, क्योंकि हमने इंग्लिश का जो वेरिएबल लिया है वो सिंपल ENG के नाम से लिया। अगर आप यहां पर पूरा इंग्लिश लिखते हैं तो वो आपको एरर मैसेज देगा कि आपने वेरिएबल का नाम ENG लिखा है, जबकि यहां पर आप इंग्लिश पूरा लिख रहे हैं। तो इंग्लिश के नाम का वेरिएबल तो जो आपने डिफाइन किया ही नहीं है। बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ हम लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है और वो एक मैसेज के तौर पर जो यूजर को दिया जाता है। सी इन के लिए आपने वो जो वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं जो आपने डिफाइन किए हैं प्रॉपर। तो ये प्रॉपरली जो डिफाइन होने के बाद फिर यहां पर मैं अगर आउटपुट को जो दोबारा वंस अगेन जो मेंशन करना चाहूं तो मैं मेंशन कर सकता हूं। जितनी भी हमारी आउटपुट है उस आउटपुट को मैं वंस अगेन जो यहां पर मेंशन कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहां पर इस तरह से करता हूं कि जो ऑब्टेन है वो कैलकुलेट कर देता हूं। ऑब्टेन किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, जो ऑब्टेन का वेरिएबल आपने लिया हुआ है OBT वो आपने यहां पर लिखना है, और आपने यहां पर उर्दू प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर। अब इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू बाद में लिखें, उर्दू पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे नंबर्स एट वंस ऐड ही होने हैं ना। तो यहां पर बहरहाल जो वो मैटर है कि अगर आपने यहां पर उर्दू के मार्क्स यूजर को एंटर करने के लिए कहा है तो फिर यहां पर आपने उर्दू के वेरिएबल का नाम ही लिखना है, ताकि उर्दू के अंदर ही जो उसके मार्क्स एंटर हो। उसके बाद जो परसेंटेज का फॉर्मूला था वो यहां पर आपने लिखना है। अब यहां पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है इसमें अगर आप देखें तो जो ऑब्टेन है वो इंटीजर है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर भी इंटीजर है। तो ये बैलेंस्ड है हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। ये जो परसेंटेज है ये फ्लोट टाइप का है, और राइट साइड पे ये जो ऑब्टेन है जिसको हम यहां पर जो एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो इंटीजर है। तो फिर जरूरत पड़ेगी हमें टाइप कास्टिंग की। मैंने आपको बताया था कि C++ के अंदर या C लैंग्वेज के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आमतौर पर उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको इवेल्युएट नहीं किया जाता प्रॉपरली, जब तक कि दोनों तरफ जो वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप सेम नहीं हो जाती। तो अब यहां पर ऑब्टेन जो है वो इंटीजर टाइप का है और जो परसेंटेज है वो फ्लोट है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो ऑब्टेन है इसकी टाइप कास्टिंग करूंगा, मैं इसकी वैल्यू को फ्लोट टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, और कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं उसको यहां पर डिवाइड करता हूं। अब फर्ज कर लें कि उर्दू के 150 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स, या मैं कहता हूं कि 200 उर्दू के हैं, 200 इंग्लिश के, 200 मैथ के और 200 कंप्यूटर के। तो फिर इसमें टोटल मार्क्स जो हमारे पास बन जाते हैं वो 800 बन जाते हैं।
और मल्टीप्लाई आपने करना है 100 से। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला जो वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप यहां पर मेंशन करना चाहते हैं कि ये जो मार्क्स हैं ये आपने 200 में से मेंशन करने हैं, तो आप ये यहां पर मेंशन कर सकते हैं, लाइक एंटर उर्दू मार्क्स आउट ऑफ 200। तो ये अगर यूजर को मैसेज दे देंगे हम, तो यूजर के लिए ये इजी हो जाएगा कि जो मार्क्स एंटर करने हैं वो आउट ऑफ 200 जो वो एंटर करने हैं। तो प्रॉपर मैसेज जो वो यूजर को दें इनपुट करने के हवाले से, ताकि इनपुट में किसी किस्म की कोई गलती ना हो और उस वजह से जो हमारी आउटपुट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आपने अपनी इस आउटपुट को डिस्प्ले करना है। आउटपुट को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, आप एक जो इसमें फॉर्मेट जो वो प्रॉपर बना सकते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के साथ साथ उसको सेव भी जो वो साथ साथ करते रहा करें। मैंने इस फाइल को पहले जो इनपुट आउटपुट के नाम से जो वो सेव किया हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। तो मैं अगर अपने आउटपुट को प्रॉपर जो वो शो करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर मुझे आउटपुट का पैटर्न भी बनाना पड़ेगा। अब आउटपुट का पैटर्न जो बनाने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं कि यहां पर सी आउट की कमांड को यूज करता हूं और सी इनको एम को जो आपने यहां पर लिखना है, मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार ना लिखनी पड़े। योर रोल नंबर और फिर उसके बाद रोल नंबर का जो वेरिएबल था वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये इतनी लाइन तो एज इट इज डिस्प्ले होनी है और ये इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो वेरिएबल का नाम है उस वेरिएबल नेम के अंदर जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमने इनपुट की होगी, वो यहां पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। फिर अगेन योर नेम और उसके बाद नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद योर सिटी और फिर यहां पर सिटी आ जाएगा। अगेन और फिर यहां पर कोर्स आ जाएगा। आप यूं भी कर सकते हैं कि जो रोल नंबर और कोर्स है ये इकट्ठे हैं, जबकि बाकी इंफॉर्मेशन है वो टॉप पे रह जाए। उसके बाद अगर आप कोई लाइन लगाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ मार्क्स डिटेल। उर्दू और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो उर्दू का वेरिएबल है वो आपने यहां पर मेंशन करते हैं। यानी इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स का आप समझ लें कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं वो बेसिकली आप जितने भी आपके मैसेज हैं वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं और जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर आपने मेंशन करनी है। इस चीज का भी ख्याल आपने रखना है कि
अगर वेरिएबल का नाम आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा तो आपने उसको स्मॉल लेटर्स में मेंशन करना है, अगर आपने उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा तो आपने उसको कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। देखिए यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में तो मैंने उर्दू का यू कैपिटल लिखा है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ये जो इंसर्शन ऑपरेटर्स है उनमें मैंने उर्दू को स्मॉल लेटर्स में लिखा। आप जब ये यहां पर पॉइंटर लाते हैं तो आपको डिव जो है वो एक टिप भी जो है वो टूल टिप आपको की तरह की जो है आपको एक टिप शो करवाता है कि इंट उर्दू आपने ये उर्दू के नाम का वेरिएबल दिया हुआ है। अगर मैं यहां पर इसको कैपिटल यू कर देता हूं तो फिर ये देखें ये हमें इस तरह का कोई मैसेज नहीं देता, जबकि यहां पर लाता हूं तो वो फौरन से मुझे बता देता है कि ये उर्दू का इंग्लिश का आपने वेरिएबल लिया है, लेकिन यहां पर वो अब नहीं आपको बता रहा। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो उर्दू का वेरिएबल है वो आपका सही नहीं है। अब जबकि मैंने उसको स्मॉल लेटर में कर दिया तो फौरन उसने मुझे ये मैसेज दे दिया। तो हर वेरिएबल पे वो आपको एक टिप जो शो करवाता है कि ये आपने प्रॉपर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। अगर आप कोई ऐसा जो वो यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और उसकी वो टिप अगर आपको शो नहीं करवाता यहाँ पर, तो आप समझ जाएं कि आपने यहाँ वेरिएबल का नाम गलत लिखा हुआ है। उसके बाद अगेन मैं एक लाइन जो लगाना चाहता हूं, तो मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं obtained मार्क्स और फिर उसके बाद OBT। अगेन सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं कि जो परसेंटेज तुमने कैलकुलेट किया है उसको जो डिस्प्ले कर दो। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने परसेंटेज लिखना है और इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपने जो परसेंटेज का वेरिएबल आपने डिफाइन किया था उसके अंदर जो हमने यहाँ पर उसको फॉर्मूला दिया, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू ये जो परसेंटेज का वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप है आपको वो इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, वो वैल्यू यहां पर स्टोर कर दी जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम जो वो कंप्लीट है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करके देखना है और कंपाइल करने के बाद जो हमारी आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले कर दी जाएगी। आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद यहां पर देखें उसने एक एरर जनरेट किया, क्योंकि यहां पर एंटर योर सिटी नेम, तो यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाया गया था। सो वो कहता है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सी इन। तो ये कंपाइलर ने वो एरर मैसेज जो वो जनरेट किया, उसने पहले आपकी थ्रू आउट सारी लाइनों को पढ़ा और इस लाइन पर जो वो एरर आ गया और एरर शो करने के बाद उसने ये जो कंपाइलेशन थी वो उसने स्टॉप कर दी और आपको एरर मैसेज दिया। आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मैंने बताया भी था कि जो कंपाइलर है वो पहले थ्रू आउट कोड जो वो रीड करता है और थ्रू आउट कोड जो वो रीड करने के बाद फिर वो हमें जो वो बताता है कि कहां पर क्या एरर है। जो भी सिंटैक्स एरर्स होती हैं वो हमें जो यहां पर मेंशन कर देता है। तो अब ये देखें कि ये आउटपुट विंडो जो वो आपको नजर आ रही है, जिसमें सबसे पहली लाइन ये नजर आ रही है, जो कि हमने कमांड भी यही दी थी, एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम के अंदर आपने नेम जो वो इनपुट करना है। जब आप ये नाम लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर अगली जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी और वो एग्जीक्यूट होने के बाद सी इन पे आके दोबारा रुक जाएगी। ये देखें ये सी इन पे आके दोबारा रुक गई है कि सिटी नेम आप एंटर करें। आप यहाँ पर सिटी नेम जो हो एंटर करना है और उसके बाद फिर जो अगली स्टेटमेंट है जो कि एंटर योर रोल नंबर की है, फिर वो जो आपसे पूछी जाएगी। कोर्स नेम में मैं लिख देता हूं BS IT है और उसके बाद ये देखें ये जो हमने लाइनें लगाई थी वो लाइनें जो वो एज इट इज यहां पर आ गई हैं।
यानी सी आउट के अंदर आप जो जो उसकी डिजाइनिंग करेंगे वो वैसे वैसे जो ये यहाँ पर डिजाइनिंग करता जाए। तो पहले उर्दू के मार्क्स आपने इनपुट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि उसके उर्दू में मार्क्स 167 हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश में मैं उसको बता देता हूँ कि 110 हैं। मार्क्स मैथ के जो मार्क्स हैं वो मैं बता देता हूँ उसके 127 हैं। और कंप्यूटर में मार्क्स में बता देता हूँ उसके 150। तो देखिए उसके बाद उसने हमें ये सारी आउटपुट यहाँ पर मेंशन कर दी कि आपका नाम जो ये है, सिटी आपका ये है, रोल नंबर आपका ये है, कोर्स कोड आपका ये है, मार्क्स की डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है और उसके बाद फिर जो ऑब्टेन मार्क्स है वो भी मेंशन कर दी गई और परसेंटेज भी मेंशन कर दी गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि आपने C++ के अंदर इनपुट और आउटपुट किस तरह से परफॉर्म करनी है। अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं तो आप ये समझ लें कि आपको ऑलमोस्ट 20 to 30% जो वो सी का जो प्रोग्राम है वो आपको बनाना आ गया है, कि जिसमें आपको पता चल गया है वेरिएबल्स कैसे लिए जाते हैं, सी आउट की स्टेटमेंट कहाँ पर यूज करनी है, सी इन की स्टेटमेंट को कहाँ पर यूज करना है। आप अपनी मुख्तलिफ जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप इसके अंदर जो प्रोग्राम बनाकर देखें ताकि आपको पता चले कि आप इसके अंदर किस तरह से काम करेंगे। आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। उन एक्सप्रेशंस के अंदर जो आपके वेरिएबल्स यूज होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज आप इनपुट करें और फिर फॉर्मूला जो मेंशन करने के बाद उसका रिजल्ट देखें कि क्या रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको प्रोग्राम लिखना आएगा, अदरवाइज आपको प्रोग्राम लिखना नहीं आएगा। स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कुछ चेंजिंग्स किए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जो चेंजिंग्स की हैं वो चेंजिंग्स ये हैं कि एक तो सी आउट स्टेटमेंट में आपको /n नजर नहीं आ रहा। बेसिकली /n इसलिए यहां से रिमूव कर दिया गया है क्योंकि जब हम सी इन का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज करते हैं तो सी इन को यूज करते हुए हम अपनी इनपुट लिखने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तो जब एंटर की प्रेस करते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है और फिर जो भी सी आउट में आपने मैसेज लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे जो प्रिंट आउट होता है। तो इसलिए ये सी आउट और सी इन के दरमियान ये जितने भी /n थे वो सारे रिमूव कर दिए गए। /n एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जहां पर हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज करते हैं वहां पर जो हमने जो ऐड करना होता है। अगर आप सी आउट और सी इन के अंदर भी जो इन लाइंस के अंदर भी अगर आप /n लगा लेते हैं तो फिर एक लाइन की स्पेस ब्लैंक स्पेस जो वो दोनों इनपुट्स के दरमियान आ जाएगी। लिहाजा जितनी भी इनपुट स्टेटमेंट्स थी उनमें जहां पर सी आउट को हमने मैसेज के तौर पर यूज किया है वहां पर हमने /n को जो वो खत्म कर दिया है। प्योर जो सी आउट की स्टेटमेंट्स थी इकट्ठी जो हमने यूज की थी वहां पर हमने /n या हम एंड लाइन को यूज कर सकते हैं। दूसरा जो चेंज किया गया है वो चेंज ये किया गया है कि जो हमारे पास ये जो आउटपुट स्टेटमेंट्स थी इनमें आपने देखा था कि जितने भी हमारे पास लाइंस शो हो रही थी वो कोई लाइन पहले खत्म हो जाती थी, कोई लाइन बाद में खत्म होती थी। तो वो जो आउटपुट थी वो इस तरह से जिगजैग टाइप जो वो हमें जो नजर आ रही थी। हम ये चाहते हैं कि हमें वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर जो नजर आए और टेबुलर फॉर्म के अंदर जो वो रीडेबिलिटी जो वो इम्प्रूव होती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये कमेंट स्टेटमेंट जो यूज किए हैं, ये सारे का सारा जो कोड था ये कमेंट्स की फॉर्म के अंदर बना दिया है और यहाँ पर एक ब्लैंक न्यू लाइन जो इंसर्ट किया है, यहाँ पर /n लिखा हुआ है और आउटपुट स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब है एक ब्लैंक लाइन जो यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। और फिर हमने सेट विड्थ का जो फंक्शन था वो यूज किया है। आपको पता है जो सेट विड्थ का फंक्शन है ये आयो मैंने जो हमारे पास हेडर फाइल है उसके अंदर मौजूद है, या ऑलरेडी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है इसको, और इसके अलावा दो और हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इन दोनों हेडर फाइल्स के भी फिलहाल इस फाइल के अंदर वर्किंग
नहीं है। तो इसमें देखें सेट विड्थ का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये 20 कैरेक्टर्स की एक स्पेस जो हमें प्रोवाइड करेगा और उस स्पेस के अंदर अंदर हमारी आउटपुट को राइट डाउन करेगा। अगर आप अपनी आउटपुट को अलाइन करना चाहते हैं लेफ्ट, तो फिर आपको ये लेफ्ट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, वन टाइम आपको देना पड़ेगा और उसके बाद जितनी भी आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन जो होगी। इसी तरह से जो आउटपुट है इसका ये जो सेट विड्थ है इसका इफेक्ट आपको यहां पर नजर आएगा और ये 20 स्पेसेस के बाद फिर ये जो नेम की वैल्यू है उसको प्रिंट आउट किया जाएगा। मेरे पास यहाँ पर ये फिजिकली रिप्रेजेंटेशन है इसकी, वहां से मैं आपको समझा देता हूँ कि सेट विड्थ 20 जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, सेट विड्थ 20 स्पेसेस जो हो ये यहाँ पर जनरेट उसने कर दी और फिर हमने लेफ्ट ये देखें सेट विड्थ 20 लिखा तो ये 20 स्पेसेस जो हो आउटपुट विंडो के अंदर क्रिएट कर दी गई। अब इसमें हमने लेफ्ट की कमांड दी तो कर्सर जो है वो किधर आ गया, इधर लेफ्ट साइड पर आ गया। लेफ्ट साइड पर आके आपने जो भी यहाँ पर उसको आउटपुट स्टेटमेंट दी वो यहाँ पर उसने आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट आउट कर दी। उसके बाद आपने जब नेम लिखा तो वो जो नेम है वो इसके इन 20 कैरेक्टर्स के बाद जो डिस्प्ले होना है, यानी ये जो सेट विड्थ का जो फंक्शन है ये इस आउटपुट पे जो अप्लाई होगा, वो इस इंसर्शन ऑपरेटर के बाहर जो अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इस पर भी जो वो कोई इस तरह की जो सेट विड्थ की फील्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेट विड्थ लिखना पड़ेगा और फिर वो सेट विड्थ जो है वो इस पर जो इम्प्लीमेंट होगा। ये सेट विड्थ इस आउटपुट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस आउटपुट पे जाना है, इस पर नहीं जाना। लिहाजा जो 20 कैरेक्टर्स हैं इनमें लेफ्ट अलाइन जो हमारी ये आउटपुट प्रिंट आउट की जाएगी और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको एम्प्टी छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो आपने नेम का वेरिएबल लिखा तो नेम के वेरिएबल के अंदर जो भी चीज है वो यहाँ पर आगे 20 के बाद यहाँ पर राइट डाउन कर दी जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाती है, फिर अगेन सेट विड्थ और यहाँ पर लेफ्ट का जो कीवर्ड है वो नहीं लिखा गया। मैंने आपको बताया कि वन टाइम आपको लिखना है, ये ऑटोमेटिकली बाकी लाइंस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। योर सिटी तो योर सिटी भी जो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो सिटी है वो जो वेरिएबल नेम है वो 20 कैरेक्टर्स के बाद यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये देखें ये सारे के सारा ये लेफ्ट अलाइन जो ये हमारे पास होगा। इसमें जो एक हमारे पास मार्क्स डिटेल है उसमें सेट विड्थ 16 दी गई है और उसमें लेफ्ट की बजाय राइट लिखा गया है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो मार्क्स डिटेल है वो थोड़ा सा सेंटर में करके जो अपीयर हो, ना कि लेफ्ट साइड पे अपीयर हो। तो इसलिए जिस तरह लेफ्ट का कीवर्ड है वैसे हमारे पास राइट का भी कीवर्ड है। तो राइट में मैंने कहा तो उसने राइट साइड पे इसको अलाइन किया है, क्योंकि 16 कैरेक्टर्स कहे हैं तो ये 16 स्पेसेस उसने जनरेट की और 16 कैरेक्टर के साथ जो वो राइट अलाइन जो हमारे टेक्स्ट को कर दिया बजाय लेफ्ट अलाइन करने के। उसके बाद अगेन जो अगर आपने लेफ्ट अलाइन करना है तो उसमें ये देखें मैंने वन टाइम जो वो लेफ्ट का जो कीवर्ड दिया है और उसके बाद फिर जितनी भी हमारी ये जो आउटपुट है वो सारी की सारी लेफ्ट अलाइन प्रिंट आउट होगी। उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस ये सारे लेफ्ट अलाइन जो वो प्रिंट आउट होंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स तो ये देखें ऑब्टेन्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स यहाँ पर जो मिस हो गया आप लिख लीजिएगा। इसी तरह से परसेंटेज तो ये परसेंटेज भी जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरह से हमारी आउटपुट जो हमें डिस्प्ले की जाएगी। अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो ये रन करके देखिए, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद आपको एक आउटपुट जो वो दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको नजर आएगी। एक तो ये देखें कि इसके अंदर जो स्पेस थी पहली आउटपुट में इन दोनों लाइंस के अंदर स्पेस थी, क्योंकि हमने स्लैश एन लगाया हुआ था हर सी आउट स्टेटमेंट के अंदर, तो मैंने वो रिमूव किया तो इनके दरमियान जो स्पेस है वो खत्म हो गई है।
ये देखें, ये लेफ्ट लाइन और 20 कैरेक्टर्स के बाद ये जो हमारी आउटपुट है इस तरह से डिस्प्ले हुई। ये 16 कैरेक्टर्स की स्पेस उसने दी, उसको राइट अलाइन किया और फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट अलाइन। तो इस तरह से ये हमारी जो आउटपुट है वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो हमें रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर जो करके देखिएगा और कुछ खुद से जो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो सेट विड्थ का जो फंक्शन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर जो वो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।